हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरेश विमल। आज हम माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। जैसे कि आप रोज़ अपनी डेली लाइफ में ये सुनते सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, मैगजीन्स में कि डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, कभी कम हो गई। लेकिन एक्चुअली इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एग्जैक्टली समझना होगा कि डिमांड है क्या। हम डिमांड को एक्चुअली ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिमांड में तीन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डिज़ायर टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। अगर इनमें से एक भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती है तो हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। एग्ज़ाम्पल अगर आप ले, जैसे कि आप कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उसको ख़रीदने के लिए मनी हो। आप फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो कि आई हैव टू परचेज दैट प्रोडक्ट। चाहे अगर आपके पास उसको ख़रीदने की विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन आप डिज़ायर नहीं, आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट की उसको डिमांड नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी प्रोडक्ट की डिमांड को जनरेट करना है, अगर ये समझना है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम यही कह सकते हैं ये डिमांड है, या ये दिस इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। चलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट, द प्राइस एट विच commodity इज डिमांडेड, द टाइम पीरियड ओवर विच commodity इज डिमांडेड एंड द मार्केट एरिया इन विच commodity इज डिमांडेड। इन चारों बातों का होना इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं अब कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम। ऑल द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस। जैसे कि हम एक बहुत ही जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने देखा होगा मार्केट्स में एक ट्रेंड होता है, जब कभी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। एग्जैक्टली इसी एक ट्रेंड्स को ही हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस लॉ को इवॉल्व किया था। तो हम देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड हमें दिखाता है एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड करती है। प्राइस में जैसे जैसे चेंजेस आ जाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही डिमांड में भी चेंज आता है। एक इनवर्स रिलेशनशिप शो होता है। नाउ हम देख सकते हैं दिस लॉ होल्ड्स अंडर साइट्रस पेरिबस अजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ये लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट तभी करेगा जब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जो अदर डिटरमिनेंट्स हैं वो जब कांस्टेंट रहेंगे तभी ये लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्चुअली जो लॉ ऑफ डिमांड है ये डिपेंड करता है कि जो अजम्पशंस इस डिमांड को, इस लॉ को बनाने में लिए गए हैं, इस लॉ को मेंटेन, इस लॉ को एग्जिस्ट करने के लिए इन अजम्पशंस का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले है इनकम लेवल शुड रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमने इस लॉ में पढ़ा है कि प्राइसेस में चेंज आने पर डिमांड में चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर इस थ्योरी के दौरान किसी कंज्यूमर के इनकम में चेंज होता है, अगर उसकी इनकम घटती बढ़ती है, तो इस लॉ ऑफ डिमांड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ भी जाता है लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो फिर उसकी जो क्वांटिटी डिमांड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एजम्पशन है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर शुड नॉट चेंज। जो बायर है ये कंज्यूमर है उसके जो टेस्ट है प्रेफरेंसेस भी चेंज नहीं होने चाहिए एट द टाइम ड्यूरिंग दिस लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट। अगर ये लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब अगर हम कहें कि किसी टाइम पर अगर किसी कंज्यूमर के बायर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो फिर जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया हो लेकिन कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गए हैं तो वो उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, ना वो उसको ज़्यादा नहीं खरीदेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। Prices of related goods there are two types of products, substitutes goods and complementary goods। सब्स्टिट्यूट गुड्स में एग्जांपल जैसे टी एंड कॉफ़ी, रेनकोट एंड अम्ब्रेला। जैसे हम जानते हैं कि टी एंड कॉफ़ी जो कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर टी के प्राइसेस में कोई भी चेंज आता है तो कॉफ़ी के प्राइस में एक पॉजिटिव उसका रिलेशनशिप होगा। जैसे टी के प्राइस बढ़ते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो होता है। वैसे ही रेन कोट एंड अम्ब्रेला, अगर रेन कोट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो अम्ब्रेले के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो होता है प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ द अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक निगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। जैसे अगर कार के प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब कार महंगी होंगी तो हम कार को कम खरीदेंगे, तो जब कार को भी कम खरीदेंगे तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि हम बिना गाड़ी के पेट्रोल तो खरीदेंगे नहीं, उसका कोई यूज़ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की इफ़ेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए जो अदर रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइसेस में चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट्स मतलब अदर गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर हम चाहते हैं कि ये एक लॉ ऑफ डिमांड है ये उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे तो इनके प्राइसेस में किसी तरह का भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि अगर टी के प्राइसेस में चेंज होता है या टी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है और जो कॉफ़ी का प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, तो जो पीपल हैं, जो बायर हैं, दे विल स्विच ओवर फ्रॉम टी टू कॉफ़ी। लेकिन टी के प्राइसेस के चेंज के साथ साथ अगर कॉफ़ी के प्राइस में भी चेंज आता है तो टी की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इफ़ेक्टिव तभी होगा जब किसी अदर रिलेटेड गुड्स में चेंज, उसके प्राइसेस में चेंज ना हो। उसी तरह जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, जैसे कि कार के प्राइस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी और उसके साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। लेकिन अगर कार का प्राइस कम हो जाए
और पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर सोचेगा कि चलिए ठीक है, अभी इस समय कार की प्राइस कम है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है फ्यूचर में कभी पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए तो हम कार का इफ़ेक्टिव यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम इस बात पे फोकस करते हैं, इस बात को एज एज्यूम किया गया है लॉ ऑफ डिमांड को बनाते समय कि अदर्स रिलेटेड गुड्स प्राइस मस्ट बी कांस्टेंट। Now the next assumption, no new substitutions for the commodity। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी कि जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट हैं, अगर हम चाहते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड की इफ़ेक्टिवनेस रहे, बनी रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नया सब्स्टिट्यूट्स उस प्रोडक्ट्स का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और उसका कोई नया सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में आ जाता है, भले ही जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके प्राइस में कोई भी चेंज ना हो, ना ही वो बढ़ता है, नहीं घटता है, फिर भी क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आ जाएंगे, या डिमांड अगर उसकी डिमांड कम भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर है, वो नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहेगा, वो देखना चाहेगा कि हो सकता है कि ये नया प्रोडक्ट उससे अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की इफ़ेक्टिवनेस भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एजम्पशन है प्राइस राइज इन फ्यूचर शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में अगर चेंजेस आते हैं या उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस और भी बढ़ सकता है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड फिर कम ना हो के और बढ़ने लगेगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ओनियंस का, प्याज के प्राइसेस बढ़ने लगे तो कंज्यूमर को लगा कि फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस और बढ़ जाए, तो लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो हम देख रहे हैं ऐसा प्राइस के बढ़ने पे भी प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? द लॉ ऑफ डिमांड की इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है इस लॉ को एग्जिस्ट करने के लिए कि द फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर शुड रिमेन द सेम। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सेल के लिए एडवर्टाइजिंग्स प्रमोशन कराती है, लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो भी कांस्टेंट रहे, सेम रहे, उसमें चेंजेस ना हो। अब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक डिमांड शेड्यूल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है? अ डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी and its corresponding quantity demanded per unit of time। एक्चुअली हम ये देखेंगे कि एक टैबलर, एक टेबल्स में रख कर कि किस तरह से प्राइसेस के बढ़ने और घटने पर डिमांड कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है। वन साइड हम प्राइस रखते हैं डॉलर्स में, अदर साइड क्वांटिटी in 1000। Let's take the example of a shirts, quantity of shirts। जब किसी शर्ट्स की प्राइस 800 है तो उसकी डिमांड है 8, और जब प्राइस रिड्यूस होकर 400 होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होकर 15,000। इसी तरह जब प्राइसेस और डिक्रीज होते हैं 400 तो डिमांड बढ़ के हो जाती है 30,000। अगेन 300 प्राइस, द डिमांड इज़ 40,000। अगेन 200, डिमांड इज़ 50,000। इसी तरह 100 प्राइस, $100 पे 80,000। हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी फॉर्म में जब हम प्राइसेस और डिमांड को रखते हैं, इसी को ही हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल।
और डिमांड शेड्यूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राइसेस के बढ़ने पर, प्राइसेस से कम होने पर डिमांड बढ़ रही है। अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम किसी एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से हमें जो एक कर्व मिलेगी उसी को हम कहते हैं डिमांड कर्व। A demand curve is a graphical presentation of the demand schedule. A demand curve is obtained by pointing a demand schedule. चलिए हम देखते हैं कि एक डिमांड कर्व को कैसे जनरेट करते हैं ऑन अ ग्राफ। Now on x-axis we take quantity demanded and on y-axis we take price। जैसे हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लें और वाई एक्सिस पे हम किस फैक्टर को रखें। तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो इंडिपेंडेंट हैं उनको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और क्वांटिटी डिमांडेड इज़ डिपेंडेंट, क्योंकि प्राइस के ही चेंज होने पे ही डिमांड में चेंजेस होते हैं। तो इसलिए हम इस बात को समझें कि जब भी हम किसी तरह का ग्राफ बनाते हैं इकोनॉमिक्स में तो कोशिश यही करते हैं कि एक्स एक्सिस पे ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल को लें और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। और जब हम जो डिमांड शेड्यूल्स के सारे पॉइंट्स हैं प्राइसेस के और जो क्वांटिटी डिमांडेड के, जैसे ही हम इनको इस ग्राफ पे रखते हैं तो हमें एक कर्व जनरेट होती है। इसी कर्व को ही कहते हैं डिमांड कर्व। नाउ अगर हम देखें, अगर हम P इज़ अ प्राइस देन द Q इज़ अ क्वांटिटी। जैसे हम प्राइस को रिड्यूस करके P0 करते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज होके Q हो जाती है। प्राइस को और कम करते हैं P1 पे तो क्वांटिटी इंक्रीज होके Q1 हो जाती है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, जिससे कि हम यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स जनरेट होते हैं A B C, जो हमें ये दिखाते हैं कि प्राइसेस में कमी होने पर किस तरह से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। जो ये कर्व है DD, दिस इज़ द डिमांड कर्व। ये क्या शो करती है? एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस डिमांड ग्राफ shows us a law of demand. Now we understand, अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि फैक्टर बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं जो कोई एक प्रोडक्ट है, अगर उसके प्राइसेस कम होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, और जो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहते हैं, तो यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो कंज्यूमर है वो वही प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेगा जो चीपर होगा, और जो मेन प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो उसका रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो कॉस्टलियर हुआ। तो कंज्यूमर अपने करंट प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टी के प्राइस कम हो जाते हैं और कॉफ़ी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है, तो टी के प्राइस कम होने की वजह से
कॉफ़ी का प्राइस तो कम हुआ नहीं, तो वो एज ए कम्पेयर टू टी एक कॉस्टलियर महंगा हो जाता है। तो इस वजह से टी की डिमांड बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये जो इफ़ेक्ट है, मतलब किसी प्रोडक्ट्स के प्राइस में कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ डिमांड इज एग्जिस्ट। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ इनकम इफ़ेक्ट। द प्रोडक्ट द कंज्यूमर इज़ परचेजिंग। कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहा है, अगर उसके प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, उसका प्राइस अगर कम हो जाता है और उस प्रोडक्ट के प्राइसेस में कम होने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम का मतलब क्या हुआ कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। मॉनेटरी टर्म्स में उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक प्राइसेस के कम होने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और परचेजिंग पावर की बढ़ने की वजह से वो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करता है। और इसी वजह से इसी इफ़ेक्ट को, जो कि एक रियल इनकम बढ़ने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है, दिस इज़ वी कॉल्ड अ इनकम इफ़ेक्ट। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। एक्चुअली होता क्या है, जब कभी कभी किसी प्रोडक्ट का प्राइस में चेंजेस आते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस अगर कम हुए तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ख़रीदता है। इसलिए नहीं कि सिर्फ उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है, इसलिए भी कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है। उसे लगता है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है तो मैं प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ख़रीदूँगा, तो मैं अपनी यूटिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड maximizing utility behavior. After studying the factors behind the law of demand, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता या उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। जैसे कि प्रोडक्ट के प्राइस और डिक्रीज़ होने पे जो इन्वर्स रिलेशंस है वो यहाँ पे शो नहीं करता। प्राइस के इंक्रीज़ होने पे भी डिमांड बढ़ रही है या प्राइस के डिक्रीज़ होने पे डिमांड नहीं बढ़ रही है। जैसे एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्दर प्राइसेस राइज इन फ्यूचर। अब अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में और बढ़ने वाले हैं, जब किसी कंज्यूमर या बायर को ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ सकते हैं, तो प्रेजेंट में उस प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम ना होकर और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डर होता है कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो प्रेजेंट कंडीशन में, करंट में ही डिमांड उसकी बढ़ने लगती है, वेदर द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीजिंग। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई ऑन स्टेटस गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लोगों की स्टेटस सिंबल्स बन जाते हैं, उनकी प्रेस्टीज उससे जुड़ी होती है। तो ऐसे जो कंज्यूमर्स होते हैं जिनको पता है कि अगर मैं ये गुड्स नहीं लूँगा या नहीं ख़रीदूँगा तो मेरा जो स्टेटस है वो कम हो जाएगा, मेरी प्रेस्टीज है जो सोसाइटी में वो कम हो जाएगी, तो उस गुड्स को वो प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो ऐसे गुड्स जो होते हैं वो भी एक लॉ ऑफ डिमांड की इफ़ेक्टिवनेस को ख़त्म कर देते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं कोई महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस या BMW को उससे ही चलता हूँ, तो वो उसी से ही चलेगा, वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए। जो रॉयल फैमिलीज़ हैं या जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनको उनको लगता है कि हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी स्टेटस से जुड़े हुए हैं, तो उसका प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ गिफन गुड्स। गिफन गुड्स एक तरह के इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एसेंशियल्स होते हैं, जो उन्हें लेना ही लेना है, कितने भी बढ़ जाए। वो जो दूसरे सुपीरियर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनकी डिमांड कट करके वो इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, क्योंकि इनकम इज़ कांस्टेंट, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है।
तो अगर इन गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ता भी है तो दे इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट गुड्स। नाउ द टेक द एग्जांपल ऑफ इट। चलिए मान लेते हैं कोई एक कंज्यूमर है, उसकी जो मंथली इनकम है वो 200 रुपीज़ है और जो उसका मंथली कंजम्पशन है फूड ग्रेन्स का वो है 30 केजी। तो इस तरह वो अपने 200 रुपीज़ को दो जो फूड ग्रेन्स है उसमें खर्च करता है। जैसे 100 रुपीज़ वो खर्च करता है बाजरा पे, जो है 5 रुपीज़ पर केजी। और वो लेता है 20 केजी। इसी तरह 100 रुपीज़ वो खर्च करता है गेहूँ पे, जैसे दैट इज़ 10 रुपीज़ पर केजी। तो वो लेता है 10 केजी। इस तरह से 200 रुपीज़ वो डिवाइड करता है और 30 केजी जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ख़रीदता है। अब अगर मान लेते हैं कि बाजरा के प्राइस बढ़ जाते हैं, वो हो जाते हैं 6 रुपीज़ पर केजी, तो उसको अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, तो वो जो अपना वीट है, जो गेहूँ, उसकी कंजम्पशन कम करके बाजरे की कंजम्पशन को बढ़ाएगा। क्योंकि जो उसकी मंथली सैलरी है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसे मंथली 30 केजी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। और जो वेट है वो अगर 6 रुपीज़ पर केजी हो गया है, लेकिन वो उसके बाद भी वीट से तो सस्ता ही है, तो वो बाजरा के कंजम्पशन को 5 केजी बढ़ाएगा और वीट के कंजम्पशन को 5 केजी कम कर देगा, जिससे कि वो अपने मंथली मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 केजी का जो फूड ग्रेन्स है उसको मेंटेन रख सकता है। अब वो आप देख सकते हैं कि अपने 200 रुपीज़ जो उसकी मंथली इनकम है उसी में ही वो दोनों ही फूड ग्रेन्स जो कि बाजरा और वीट को खरीद रहा है, जो कि उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 30 केजी की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बाजरा के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कंज्यूमर उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर रहा है। नाउ वी कंक्लूड दिस सेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।